अपन जी की। तो वेलकम टू मैथ्स मार्वल्स। तो मैं हूं आपका शिक्षक भाई और स्वागत है आपका मैथ्स मार्वल्स यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आए हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चन। तो चलिए आपकी सकुशलता की आशा करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 क्या बोल रहा है? ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। यदि बी अकेले कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं? ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, ए बी और सी इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे? ए बी से आधा कुशल है, इट मीन्स अगर बी की एफिशिएंसी 2 होगी तो ए की एफिशिएंसी 1 होगी। होगी बिल्कुल। और बी सी से 3 गुना कुशल है, इट मीन्स अगर सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट होगी तो बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट होगी। ठीक, तो चलो भाई इन तीनों के ये एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो भाई ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर क्या आएगा, बहुत बार बताया है आपको, यहाँ पर इसके बगल वाला आ जाता है पड़ोसी। तो इसके बगल में क्या है 2 लिख दीजिए, और इसके बगल में क्या है 3 लिख दीजिए। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा ए बी और सी की, वो 1 तिया 3, 2 तिया 6, 2 1 कम 2। ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3, 6 और 2। ये क्या है, इनकी कार्यक्षमता का अनुपात आ गया। ठीक है। बी अकेला कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? बेसिकली क्या पूछ रहा है भाई? टाइम पूछ रहा है। टाइम होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। भाई वर्क कितना है? भाई बी 6 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। बी एक दिन में करता है 6 यूनिट काम, 6 दिनों में करेगा 6 6 36 यूनिट काम। और एफिशिएंसी तीनों की क्या हो गई? 3, 6, 9 और 2 11 बराबर 36/11। ये कितना होगा? 3 सही 3/11 बराबर होगा 3.27 दिन के। मेरा आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। भाई एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने कुछ यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल और कुछ यात्रा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से की। यदि वह दूरी ज्ञात कीजिए जो एक्स ने पैदल तय की। ठीक है भाई, एलिगेशन से करेंगे, बहुत सिंपल है। भाई देखिए मेरी जो पैदल दूरी है फीट ऑन फीट, इसको लिख देते हैं एफ से। किस गति से तय करी भाई? भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और साइकिल से कितनी तय करी? भाई साइकिल को सी लिख देते हैं। भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और जो उसकी एवरेज स्पीड आई है वो कितनी आई है भाई? 75 किलोमीटर की दूरी तय करी 8 घंटे में। तो एवरेज स्पीड आएगी भाई 75/8। लगा दें एलिगेशन? लगा देते हैं, लेकिन ये बट्टे में 8 क्यों आ रहा है भाई? इसको हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें भाई? तीनों के साथ 8 का गुणा कर दो। ठीक है भाई, ठीक है, इसको लिख लेते हैं दोबारा एफ सी। भाई 75/8 में 8 का गुणा किया कितना आया? 75। 5 में 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 40। 12 में 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा भाई? 96। 12 × 96। लगा दो एलिगेशन। 75 96 का अंतर कितना आएगा भाई? 21 आएगा। हाँ, 75 40 का अंतर आएगा भाई 35। तो ये किस चीज़ का रेशियो आया है भाई? जब हम स्पीड पे एलिगेशन लगाते हैं तो टाइम का रेशियो आता है STD। STD। अगर हम स्पीड को लिखेंगे एलिगेशन में तो नीचे रेशियो आएगा टाइम का। ठीक है भाई, और टाइम को लिखेंगे अगर ऊपर तो नीचे रेशियो आएगा डिस्टेंस का। ठीक, तो हमने यहाँ स्पीड लिखी है तो नीचे रेशियो आया है टाइम का। 7 × 21, 7 × 5 = 35। इट मीन्स 3 2 5 और 3 5 8। अगर 8 घंटे तक यात्रा करता है वो, तो 3 घंटे करेगा पैदल और 5 घंटे करेगा साइकिल से। अब क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्वेश्चन में भी 8 ही घंटे यात्रा कर रहा है। इट मीन्स 3 घंटे यात्रा करी होगी उसने पैदल। तो डिस्टेंस कितना तय किया होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। पैदल स्पीड है उसकी 5, टाइम लिया है 3 घंटे, बराबर 15 किलोमीटर। मेरा आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है भाई। भाई देखिए, मैं कोई भी
आकृति या कोई भी चीज़ पिघलाकर जब दूसरी चीज़ बनाता हूँ तो मेरा आयतन समान रहता है, क्योंकि मैंने वही माल यूज़ किया है जो मैंने पिघलाया है ना भाई। तो आयतन बराबर आयतन रख दीजिए। तो गोले का आयतन क्या होगा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है 10, 10 गुणा 10 बराबर, ये बराबर किसके होगा, शंकु के आयतन के। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई, क्या है आर, व्यास वो ज्ञात करना है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है शंकु की, 10 दे रखी है। ठीक भाई, कर दो, 3 से 3, पाई से पाई, भाई 10, एक 10 से एक 10 गया, आर स्क्वायर बराबर आ गया 400। तो आर बराबर आ जाएगा भाई मेरा 20 सेंटीमीटर। क्या पूछा है मेरे से भाई, व्यास पूछा है, डायमीटर। तो डायमीटर 20 का 2 गुना कर दो भाई, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो डायमीटर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। मेरा आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 लगातार पूर्णांक होते हैं। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक होते हैं। जब सेट से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाता है तो सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल भाई, सेट में 5 पूर्णांक है लगातार और शुरू किससे हो रहे हैं, 3 से, तो क्या पूर्णांक हो गए भाई, 3, 4, 5, 6, 7। भाई इनका औसत क्या होगा भाई, औसत होगा सबका योग बट्टे में 1 2 3 4 5, 5 योग कितना होगा भाई, 3 7 10, 6 4 10, 10 10 20 और 5 25। इनका औसत होगा 25/5 बराबर 5। तो पहले ये औसत था मेरा 5, लेकिन अब मैंने 7 को हटा दिया तो बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा भाई, 4 3 7 5 12 6 18। 18 बट्टे में 1 2 3 4, क्योंकि ये तो अब हट गई, है ना भाई। तो 18/4 कितना औसत हो गया भाई, भाई 4.5। तो देखो भाई, पहले औसत था मेरा 5, अब हो गया 4.5। भाई कितना घट गया भाई, 0.5, 0.5 घट गया, है ना भाई। तो 0.5 घटा है कितने पर भाई, 5 पर। कितना प्रतिशत, 100 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा भाई, 10%। मेरा आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा दो पूर्णांकों का न्यूनतम योग है जिसका गुणनफल 64 है। देखिए भाई, बहुत सिंपल, आपको एक बात समझनी होगी कि इफ ए बी, मैंने दो संख्या मान ली ए और बी, तो उनका गुणनफल कितना दे रखा है 64। तो भाई ए प्लस बी मिनिमम, ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब इनके बीच का अंतर कम होगा, सबसे कम होगा। कैसे, देखिए भाई 64 मेरा क्या क्या हो सकता है भाई, देखो 64 को मैं ऐसे लिख दूं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 64 एकम 64 भाई, 32 दूनी 64 लिख दूं, ठीक है। 16 चौके 64, ठीक भाई लिख सकता हूँ। और ऐसे ही लिख दो 8 अट्ठे 64। ये मैं आपको यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए इन सभी अंकों का गुणनफल तो 64 ही आ रहा है, लेकिन आप एक पैटर्न देखिए भाई, जैसे जैसे इनके बीच का अंतर कम होता जा रहा है वैसे वैसे इन संख्याओं का योग भी कम होता जा रहा है। अब देखिए 64 और 1 कितना होता है 65। भाई जितना इनके बीच का अंतर था, जितना ज़्यादा इनके बीच का अंतर है उतना ही ज़्यादा इनका योगफल आएगा। 32 और 2 के बीच में अंतर थोड़ा कम हुआ तो इनका योगफल भी कम हो गया 34। अब इनके बीच का अंतर मैंने और कम किया तो इनका योगफल भी 16 और 4 20 और कम हो गया। 65 से 34, 34 से 20 और 20 से 16, 8 और 8 16। तो ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि इफ़ ए बी बराबर 64 तो ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी भाई, जितने ज़्यादा क्लोज ला सको आप इनको। देखो जैसे जैसे ये पास आएंगे, इनके बीच का अंतर कम होता गया, वैसे वैसे इनके योगफल मिनिमम वैल्यू आती गई इनके योगफल की। ठीक है भाई। तो अब देखिए ए बी बराबर 64 है, तो यहाँ से मैं ए बी की
ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू आएगी जब इनके बीच का अंतर कम होगा। और बीच का अंतर कब कम होगा, जब भाई मैं ए इक्वल टू बी मान लूँ तो। ठीक है, तो देखो भाई ए बी बराबर 64 तो और ए बराबर बी, तो ए स्क्वायर बराबर 64 बोल दूँ तो ए बराबर आ गया 8, जैसा कि आपको यहाँ दिख भी गया है। ठीक, सीधा सीधा क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना इसमें। तो ए प्लस बी बराबर 8 प्लस 8 बराबर 16 आंसर। ये आपको कराने के लिए किया है बस, वरना ये क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं है। 64 देखते ही मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, 8 दूनी 16 मेरा आंसर, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64। ये आपको समझाने के लिए किया गया है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1200 को गुणा करने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है भाई, देखिए भाई 1200 को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, 4 गुणा 3, 4 तिया 12 गुणा 100, ये लिख सकता हूँ। अब मुझे इसको एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि पूर्ण वर्ग आ जाए। तो मैंने देखा भाई 100 तो मेरा अपने आप में पूर्ण वर्ग है, 4 भी मेरा पूर्ण वर्ग है। इट मीन्स इनको तो मुझे छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बचा क्या, 3 बचा भाई। तो मैं इस संख्या को किससे गुणा करूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। भाई 3 अकेला है, इसका भी एक जोड़ीदार ढूंढना पड़ेगा। इट मीन्स 3 से और गुणा कर दो, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 3 मेरा आंसर क्या हो जाएगी संख्या, 12 तिया 3600, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 60 का। तो ऑप्शन बी मेरा आंसर, ऑप्शन बी मेरा आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। 3 प्लस स्क्वायर रूट 27 प्लस स्क्वायर रूट 73 प्लस स्क्वायर रूट 64, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 27 प्लस वर्गमूल 73 प्लस वर्गमूल 64, इसका मान क्या होगा। देखिए भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, सेकंड में हो जाएगा। वैसे तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, पर पूरा सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। क्या है, 3 प्लस जमा 73 जमा 64। देखिए भाई ये 64 को अगर मैं 8 का स्क्वायर लिखूं तो कुछ गलत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसको मैं जब स्क्वायर रूट से बाहर लाऊंगा तो क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा मेरा 8 होगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के अंदर बचा 73 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 81। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाऊंगा इस 81 को, तो ये क्या हो जाएगा 9। अब देखिए ये स्क्वायर रूट हट गया और ये 9 बन गया। अब 27 और 9 कितना होता है 36। 36 को स्क्वायर इस वाले स्क्वायर रूट से बाहर लाऊंगा तो कितना बचेगा 6। इसको और इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाऊंगा तो बचेगा 6। अब 3 प्लस 6 कितना हो गया 9। उस 9 को मैं इस स्क्वायर रूट से बाहर लाऊंगा तो मेरा कितना बचेगा 3, मेरा आंसर ऑप्शन सी। एक बार दोबारा समझिए, ये 64 है, ये इस स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर मैं, ये होता है 8 का स्क्वायर, अगर मैं इसको इस स्क्वायर रूट से बाहर लाऊंगा तो 8 लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। तो अब ये 73 के साथ जमा हो जाएगा, तो 73 जमा 8 कितना होता है 81। 81 होता है 9 का वर्ग, 9 का वर्ग। तो इस वाले वर्गमूल से मैं 81 को बाहर लाऊंगा तो क्या बनेगा मेरा 9। अब मैं 27 के साथ 27 जमा 9 कर सकता हूँ, बिल्कुल, ये हो जाएगा 36। तो 27 जमा 9 36 को मैं इस वाले वर्गमूल से बाहर लाऊंगा तो ये कितना बनेगा 6, क्योंकि 6 का वर्ग होता है 36। ठीक, तो 3 जमा 6 कितना होता है 9। 9 को मैं इस वाले वर्गमूल से बाहर लाऊंगा तो कितना बचेगा मेरा 3, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9। तो 9 का वर्गमूल 3, तो 3 मेरा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन तीसरा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, क्या इक्वेशन दे रखी है, x बाय वाई इज इक्वल टू 4/5 दे रखा है और 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 29 दे रखा है। ठीक है भाई, तो y की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई, x बाय वाई 4/5 दे रखा है, तो आप इसको x बाय वाई को 4k/5k कह सकते हैं, बिल्कुल कह दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप इसको 4x बोल दो, सॉरी 4m बोल दो, चाहे 5m बोल दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक, तो भाई अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, x बराबर 4k हो गया और y बराबर 5k हो गया। तो इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू रख दो। 7x बराबर किसके हो जाएगा, 7 चौक 28k।
तो इस इक्वेशन में ये x और y की ये वैल्यू रख दो, x की वैल्यू 4k और y की वैल्यू 5k। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28k प्लस 6 पंजे 30k बराबर 29। 58k बराबर 29, के बराबर हो जाएगा 29/58 कितना, 29/58 बराबर आधा। वो किसके बराबर होता है, 0.5, 0.5 के। वाई की वैल्यू पूछ रहा है, वाई की वैल्यू है 5k, तो भाई y बराबर 5k बराबर 5 गुना 0.5 बराबर 2.5, मेरा आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 2 और 60 है। इनमें से एक संख्या दूसरी से 14 अधिक है। ठीक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, भाई आपको पता है कोई भी दो संख्या है, मैंने मान ली, ठीक। क्या माने, एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है। तो एक संख्या मैंने मान ली x, और तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 14। छोटी संख्या x, बड़ी संख्या हो जाएगी x प्लस 14। ठीक भाई, देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है भाई। ये एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक भाई, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। ठीक, तो ये क्या हो गया, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 14 बराबर 120। तो मैं यहाँ ऐसे दो नंबर क्या रखूँ जिनका अंतर 14 हो और गुणनफल 120 हो। क्या आ रही है भाई, संख्या तो सीधी सीधी दिमाग में दिख रही है, 20 का पहाड़ा पढ़ दो भाई। x बराबर हो गया आपका 6, तो x प्लस 14 बराबर हो जाएगा किसके, 20 के। भाई 6 और 14 20 होता है कि नहीं। ठीक, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, 6, बड़ी संख्या होगी 20। क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 6 मेरा आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी को 4:9 के अनुपात में 39 कैंडी वितरित की जानी है। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलेंगी। 2 सेकंड का क्वेश्चन। भाई ए और बी को कैंडी दी जानी है, किस अनुपात में, 4:9 के अनुपात में। तो देखिए मैं कह दूं, ए को 4 यूनिट कैंडी मिली और बी को 9 यूनिट कैंडी मिली। टोटल कितनी यूनिट हो गई भाई, 13 यूनिट कैंडी मिली है इनको, मिली है ना 13 यूनिट। ठीक है भाई, 13 यूनिट कैंडी। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 13 यूनिट की जगह कितनी मिली, 39 कैंडी मिली है। कितनी, 39 कैंडी। कितने गुना भाई, 3 गुना। इट मीन्स यहाँ पर बी को ए से कितनी ज़्यादा कैंडी मिली है भाई, 5 यूनिट ज़्यादा मिली है ना, 5 यूनिट ज़्यादा। ठीक है, तो जब कुल कैंडी 13 यूनिट की जगह 39 कैंडी हो गई, 3 गुना हो गई, तो इनका अंतर भी 5 यूनिट की जगह 3 गुना हो जाएगा भाई। 15 कैंडीज मेरा आंसर। ठीक भाई, ऑप्शन बी। देखो दोबारा से देख लो, ए और बी को जो कैंडी मिली है उसका अनुपात है 4:9। कुल मिला के कितनी कैंडी मिली रेशियो में भाई, 13 यूनिट। और क्वेश्चन में दे रखा है कितनी कैंडी है, 39 यूनिट दे रखा है ना। तो ए को बी से कितनी कैंडी ज़्यादा मिली भाई, 5 यूनिट कैंडी ज़्यादा मिली है। ठीक, और कुल मिला के मिली है 13 यूनिट कैंडी। 13 यूनिट कैंडी की वैल्यू बराबर है 39 के, कितने गुना भाई, 3 गुना। इट मीन्स जो इनका डिफरेंस है वो भी 5 यूनिट की जगह 3 गुना हो जाएगा। 5 तिया 15 मेरा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 10% और 20 और 30% के दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के बाद 20% की छूट पर ₹2288 में बेचा गया था। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक सेकंड, दोबारा देखते हैं। एक वस्तु को 10% और 30% के दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के बाद 20% की छूट पर ₹2288 में बेचा गया था। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो भाई, इसको हम करेंगे दो तरह से। कैसे भाई, एक तो बिल्कुल बेसिक भाई, कोई वस्तु है उसका मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस है सीपी, मान लो सीपी मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया भाई। उसको मैंने 10% और 30% की दो मूल्य वृद्धि दी है। 10% की मूल्य वृद्धि मीन्स भाई 11/10,
10% की मूल्य वृद्धि यही तो हुई, 110/100, तो 0 से 0 कट गया तो 11/10। और इसके बाद एक और मूल्य वृद्धि थी 30% की, तो कह दूं भाई ये हो गया मेरा, इसको और गुणा कर देंगे 13/10 से। 130/100, 0 से 0 कटेगा तो 13/10 होगा ना, बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद मैंने डिस्काउंट दे दिया कितने का, 20% का। इट मीन्स जो कीमत मेरी बनी उसको मैंने 80% पे और बेच दिया, कितना, 8/10 पर बेचा। कोई मेरा कॉस्ट प्राइस था, देखो ऐसे देखो, कॉस्ट प्राइस था, उसको मैंने 10% कीमत बढ़ाई तो उसकी कीमत हो जाएगी कॉस्ट प्राइस गुणा 11/10। फिर मैंने 30% कीमत बढ़ाई, फिर उसकी कीमत हो जाएगी, जो मेरी कीमत आई है उसका 13/10 गुना। फिर मैंने 20% की छूट दे दी, तो इस कीमत पर 20% की छूट देने का मतलब है इस कीमत का 8/10 गुना। और जो बराबर किसके दे रखा है भाई, 2288 के बराबर दे रखा है ना। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म भाई। एक, ये किससे जाएगा, 208 से। 13 से किससे जाएगा, 13 कम 13, 13 6 78 से। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 से। भाई कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरा, कॉस्ट प्राइस बराबर 2 गुणा 10 गुणा 1000 बराबर 2000 रुपये, मेरा आंसर ऑप्शन डी। नहीं तो इसको दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए, रेशियो के मेथड से करने की कोशिश करेंगे इसको हम। क्या बोल रहा है भाई, 10% और 30% की दो मूल्य वृद्धि दी है मैंने। ये देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या निकलेगा भाई। 10% को मैं, देखिए 10, ये मेथड यहाँ हो गया, 10% को मैं 1/10 लिख दूँ। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर 10 रुपये मेरी कीमत है तो मैंने 1 रुपये बढ़ाकर कितनी लगा दी, 11 कर दी कीमत। ठीक भाई। भाई 30% को मैं, 30% को मैं भाई 3/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, अगर 10 रुपये मेरी कीमत थी तो 3 रुपये बढ़ा दी, कितनी होगी कीमत भाई, 13 रुपये हो गई ना, बिल्कुल हो गई। और 20% को मैं भाई 1/5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 20% छूट का मतलब है, अगर 5 रुपये कीमत थी तो 1 रुपये कीमत की मैंने छूट दे दी, तो कीमत क्या बची, 4 रुपये। 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की छूट दे दी तो कीमत हो गई 4 रुपये। भाई अब काट दो, निकाल लो, हो गया काम। ये कितना हो जाएगा, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। वैसे इसको काटो मत, सीधे ऐसे लिख दो 500, और ये हो जाएगा कितना, 11 143, 143 चौके 14 चौके 56, 3 चौके 12, 560, 572, ये हो जाएगा 572। सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। तो 572 ना होके सेलिंग प्राइस है मेरा 2288, कितना है, 2288, कितना गुना, 7 चौक 28, भाई ये 4 गुना हो गया, सीधा सीधा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस भी 500 ना होकर 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 2000 रुपये, मेरा आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक कपड़े का टुकड़ा मतलब 600 रुपये में खरीदा गया था। 40 रुपये के सिलाई शुल्क का भुगतान करने के बाद 12.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। बहुत सिंपल है भाई, देखो भाई, 12.5% को मैं 1/8 लिख सकता हूँ, भिन्न में, फ्रैक्शन में, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 12.5% लाभ का क्या मतलब हुआ भाई, 8 रुपये की अगर मेरी चीज़ है तो मैं उसको 1 रुपये के लाभ के बाद कितने का बेच रहा हूँ भाई, 9 रुपये का बेच रहा हूँ, है ना भाई। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा भाई, 8:9, 8:9, ठीक है बिल्कुल। लेकिन ये जो 8 यूनिट मेरा कॉस्ट प्राइस है, क्वेश्चन में कितना है भाई, क्वेश्चन में तो 60 रुपये, और प्लस ये जो 40 रुपये सिलाई पर लगा है ये भी तो भाई मेरा खरीदने में ही चला गया एक तरह से। तो टोटल मिला के कितने का पड़ा भाई ये कपड़ा मुझे, 640, कितने का, 640 रुपये का पड़ा। तो 8 यूनिट बराबर किसके, 640 के, कितने गुना भाई, 80 गुना। इसका मतलब जो बेचा है मैंने 9 यूनिट का, इसका भी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80 गुना, कितना, 9×72, 720 रुपये, मेरा आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, एक वस्तु
₹2,500 में खरीदी गई, ₹2500 में खरीदी गई, वह इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल, रेशियो बना लो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का। कैसे? देखिए भाई, छूट दे रहा है 12% की। छूट किस पे देता है भाई? अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। अब मैं बोल दूं 12% बराबर किसके? 12% बराबर किसके भाई? 3/25 के बराबर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। इसका मतलब अगर ₹25 का मार्क प्राइस है तो ₹3 की छूट दी है, तो बेचा कितने का होगा भाई? ₹22 का बेचा होगा ना। तो ₹25 अगर मेरा मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? ₹3 की छूट के बाद ₹22। ठीक, ठीक है। अब लाभ कमा रहा है 10%, तो मैं कह दूँ 10% बराबर किसके? 1/10 के। होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने कॉस्ट प्राइस मेरा ₹10 है तो ₹1 का लाभ कमा के कितने का बेचूंगा? ₹11 का। तो कॉस्ट प्राइस अगर मेरा ₹10 है तो बेचूंगा कितने का? ₹11 का। ठीक है, रेशियो निकाल लो। लेकिन ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर क्या आएगा? तो आपको बता रखा है ये जो खाली स्थान है इसको इसके बगल वाले से भर देना है, जस्ट इसके जो साइड में है। जैसे 22, इस खाली स्थान के बगल में क्या है? 22, तो यहाँ 22 भर दो। इस खाली स्थान के बगल में है 11, तो यहाँ 11 भर दो। अब कर दो मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार देख लो कुछ कट रहा है कि नहीं। बिल्कुल कट रहा है। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 ढाई 20, 2 गुणा 11 22, 25 एकम 25। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का अनुपात हो गया 20:22:25। ठीक, ठीक है। तो वस्तु को खरीदा कितने में गया? ₹2500 में, जबकि हमारे हिसाब से 20 यूनिट मतलब ₹20 में खरीदा गया। तो हमारा जो 20 रेशियो है वो बराबर है 2500 के। किसके? 2500 के। कितना गुना? 125 गुना। इट मीन्स जो मार्क प्राइस है ये भी 125 गुना हो जाएगा। अब 25 का 125 गुना कितना होता है भाई? 5 की पावर 5। कितना हुआ भाई? 3125 रुपये मेरा आंसर। भाई याद होना चाहिए ये आपको। जैसे इसका भी 5 गुना करेंगे तो 1 5 6 2 5 हो जाएगा। कुछ ऐसी टर्म्स है जो बार बार यूज़ होती है, आपको याद होना चाहिए। 5 पंजे 25 पंजे, 125 पंजे, 625 पंजे, 3 1 2 5 पंजे, 1 5 6 2 5, ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो चलिए इसका आंसर 3 1 2 5, ऑप्शन ए मेरा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के तहत ₹1500 कितने वर्षों में दोगुना हो जाएंगे? देखो भाई, यहाँ दोगुना पूछ रहा है, मीन्स रेशियो पूछ रहा है, तो हमें ₹1500 से तो पहले मतलब ही नहीं है, पहली बात। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज 4% प्रति वर्ष लग रहा है। मैंने मान लिया मेरे ₹100 कितने हो रहे हैं? ₹200 हो रहे हैं। यही तो मतलब हुआ दोगुना होने का। तो भाई देखो, एक साल में देता है ₹4 ब्याज ₹100 पर, तो कितने साल में ₹100 ब्याज देगा भाई? 100/4 बराबर 25 वर्ष। मेरा आंसर ऑप्शन सी। नहीं तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से बिल्कुल PRT/100 करके सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। जैसे प्रिंसिपल मान लो ₹1, P रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4, R ×T/100 इज इक्वल टू ₹1 मूलधन है और जो दुगना हो जा रहा है, इट मीन्स ब्याज भी मुझे ₹1 मिल रहा है इस पर। ये लो मान लो एक, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 गुणा 25 बराबर 100, टाइम बराबर आ गया 25 ईयर। मेरा आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। ₹1000 2 साल में 1144.90 हो जाते हैं। ये 0.9 है जो, इसका मतलब 90 पैसे है। तो ₹1000 2 साल में 1144.9 हो जाते हैं, तो मूलधन वार्षिक रूप से किस दर पर संयोजित होता है? ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है भाई? देखो, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। ठीक, तो जो प्रिंसिपल है उसका जो अमाउंट से रेशियो है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, क्या करना है? रूट करना है। और कितना रूट भाई? ये जो जैसे अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट, और 3 साल टाइम है तो क्यूब रूट। मीन्स रूट
की पावर यहाँ पर टी रहेगा। समझ में आया? नहीं तो देखो भाई, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, 1000 रुपये है ना। टाइम कितना है, 2 साल। तो 2 साल के लिए करेंगे स्क्वायर रूट। 1000 की पावर 1/2 और एक पावर 1/2 तो स्क्वायर रूट होता है। अगर यहाँ पर 3 साल समय रहता तो 1000 की पावर 1/3 करते, जो कि हो जाता मेरा क्यूब रूट। ठीक भाई। और अमाउंट कितना हो रहा है मेरा भाई, अमाउंट हो रहा है मेरा 1144.9। कर दो इसका भी स्क्वायर रूट। लेकिन भाई मैंने देखा यार, ये तो मेरा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ 0.9 आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा पॉइंट में। तो दोनों जगह से पॉइंट को हटाते हैं। ठीक है, तो हटा दो। अगर मैं इसके साथ 10 का गुणा कर दूं अंदर, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पॉइंट को हटा दिया 10 का गुणा करके, और तो यहाँ एक जीरो लगा दिया। कोई फ़र्क पड़ा मेरी इक्वेशन में? नहीं पड़ेगा भाई फ़र्क। ठीक। तो 10,000 का स्क्वायर रूट होगा 100, और 11,449 का स्क्वायर रूट होगा 107। भाई 107 का स्क्वायर होता है, क्लियर? क्यों भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 7 दूनी 1400 प्लस 49, ऐसे करके होता है। याद होने चाहिए आपको, ये सब बताया भी है पहले आपको शॉर्ट्स में स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इसका मतलब 100 रुपये 1 साल में 107 हो जा रहे हैं। कितने रुपए ब्याज मिल रहा है मुझे? 7 रुपये। कितने पर? 100 पर। तो भाई कितना प्रतिशत ब्याज हो गया? ब्याज की दर भाई 7 रुपये ब्याज 100 रुपये पर मिल रहा है, तो इसका मतलब 7%। मेरा आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1,152 की हानि को ए, बी और सी के बीच में 7:8:9 के अनुपात में विभाजित करना होगा, तो ए का हिस्सा क्या है? देखो भाई बहुत सिंपल, ए, बी और सी किस रेशियो में बट रहा है इनकी हानि? 7:8:9 में बट रही है। ठीक है, इट मीन्स अगर ए को 7 रुपये का लाभ और नुकसान हो रहा है, तो बी को 8 रुपये का नुकसान है, और सी को 9 रुपये का नुकसान है। ठीक भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक। कुल मिला के इनको कितने रुपए का नुकसान हो रहा है भाई? 24 रुपये का नुकसान हो रहा है रेशियो के हिसाब से, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से नुकसान है भाई 1152 रुपये का। ठीक। ठीक है भाई। तो भाई 24 रेशियो बराबर है, 24 यूनिट बराबर है 1152 के कितने गुना भाई? 24 का स्क्वायर 576 दूनी 1152 मीन्स 48 गुना। तो इट मीन्स ए का जो नुकसान है वो भी 7 रुपये ना होके कितना गुना हो जाएगा भाई? 48 गुना। अब 48 के मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जल्दी से भाई? 50 से मल्टीप्लाई करके 14 घटा दो, तो 7×5 = 35, 350 माइनस 14 336। मेरा आंसर 7 को 48 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट तरीका क्या है भाई? 7 को 50 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 × 50 350, और 7 × -2 -14, तो 350 में से 14 माइनस करेंगे तो 336 आएगा। ठीक। मेरा आंसर ऑप्शन ए। कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी भाई, थोड़ी सी समय बचाना है तो। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए, बी और सी 50,000 के व्यवसाय की सदस्यता लेते हैं। बी ने सी से 6,000 रुपये अधिक की सदस्यता ली, और ए ने बी से 2,000 रुपये अधिक की सदस्यता ली। तो 10,000 के कुल लाभ में ए का लाभ क्या होगा? ठीक है भाई, बहुत सिंपल। तो भाई देखो, ए ने बी से कितने की अधिक की सदस्यता ली? 2,000 रुपये की। ओके। और बी ने सी से 6,000 रुपये की। तो ए, बी और सी इनका रेशियो क्या हो जाएगा भाई? मैं मान लेता हूँ सी ने X रुपये की सदस्यता ली है, मतलब सी ने व्यवसाय में X रुपये लगाए हैं 50,000 में से। तो बी ने कितने लगाए हैं? बी ने सी से 6,000 रुपये अधिक लगा रखे हैं, तो बी के हो जाएंगे X + 6,000। होगा? बिल्कुल होगा। और ए ने बी से 2,000 रुपये अधिक लगा रखे हैं, तो ए के हो जाएंगे A + 2,000 रुपये। ये क्या है? ये इनका शेयर है। ये इस अनुपात में इन्होंने पैसे लगा रखे हैं, ये 50,000 में से। ठीक है भाई। तो भाई इनका योग क्या हो गया भाई? योग हो गया 3x + 2,000 6,000। ये कितना हो जाएगा? ये 6,000। एक सेकेंड। ए ने बी से 2,000 रुपये अधिक लगा रखे हैं, और बी ने लगा रखे हैं X + 6,000 रुपये। तो इसका मतलब ए ने लगा रखे होंगे X + 6,000 + 2,000 मीन्स X + ये 8,000 होगा। 8,000। ठीक।
एक्स ने ए ने लगा रखे हैं एक्स प्लस 8,000 रुपये, तो तीनों ने मिला के कितने लगा रखे हैं 3x प्लस इतने रुपए, और ये बराबर किसके हैं भाई 50,000 के हैं, है ना। यहाँ से 3x बराबर आ गया कितने के 50,000 माइनस 14,000 36,000 के, तो x बराबर आ गया 12,000। ठीक, ठीक है भाई। तो यहाँ से मेरा ए बी और सी का रेशियो आ गया, ए बी और सी का रेशियो। भाई अगर सी ने 12,000 रुपये लगा रखे हैं तो बी ने उससे 6,000 रुपये ज़्यादा लगा रखे हैं 18,000, और ए ने एक्स से 8,000 रुपये ज़्यादा लगा रखे हैं, इट मीन्स 20,000 रुपये लगा रखे हैं, बिल्कुल लगा रखे हैं। तो किस रेशियो में लगा रखे हैं इन्होंने पैसे भाई, सबसे पहले 3 जीरो हटाओ, 3 0 3 0 3 0, ये कितना हो गया 10, 2 ढाई 10, 2 निम्न 8, 2 छिक्के 12। तो ए बी और सी के शेयर का अनुपात हो गया 10:9:6। ठीक, ठीक है। कुल मिला के इन्होंने कितने रुपए लगाए हैं, रेशियो का टोटल क्या हो गया 10 9 19 6 25। भाई 25 यूनिट बराबर किसके हैं 10,000 के, है ना। जो इनका टोटल शेयर है टोटल लाभ में, उसी हिसाब से शेयर आएगा जिस हिसाब से इन्होंने व्यवसाय में लगाया है। ठीक, तो जिस हिसाब से जिस अनुपात में इन्होंने व्यवसाय में पैसा लगाया है उसी अनुपात में इनके लाभ का भी हिस्सा बटेगा। ठीक भाई, तो लाभ अगर 25 यूनिट है तो ए का शेयर कितना होगा 10 यूनिट, लेकिन लाभ 25 यूनिट की जगह कितना है 10,000, कितने गुना भाई 400 गुना। तो ए का शेयर भी 10 की जगह कितना हो जाएगा भाई 400 गुना। ठीक, कितना 4,000 रुपये, मेरा आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किराने की 4 महीने में बिक्री 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 3,250 रुपये और 4,250 रुपये है। 5वें महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसकी कुल औसत 3,500 रुपये प्राप्त हो सके। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसको बेसिक से नहीं करेंगे, इसको अलग मेथड से करेंगे। ठीक है भाई, ये मेरा पहला महीना, ये दूसरे महीने की सेल, ये तीसरे महीने की सेल, ये चौथे महीने की सेल और 5वें महीने की सेल जो मुझे करनी है। ठीक, पहले महीने में कितनी कर रहा है भाई 2,000 रुपये की सेल, दूसरे महीने में कर रहा है 2,500 रुपये की सेल, तीसरे महीने में कर रहा है 3,250 रुपये की सेल, और चौथे महीने में कर रहा है 4,250 रुपये की सेल। ठीक है भाई, तो 5वें महीने में कितने की सेल करे कि औसत 3,500 प्राप्त हुए। तो भाई देखो, अगर उसने हर महीने में 3,500 रुपये की सेल की होती तो 5वें महीने भी उसे 3,500 रुपये की ही सेल करनी पड़ती ताकि औसत 3,500 रहे, है ना भाई। अगर यहाँ पर 2,000 रुपये की जगह 3,500 रुपये की सेल की होती तो उसको, और यहाँ पर भी हर महीने में 3,500 रुपये की सेल की होती तो 5वें महीने में भी वो 3,500 रुपये की सेल करता और औसत मेरा 3,500 ही रहता, है ना भाई। लेकिन पहले महीने में उसने 2,000 रुपये की सेल करी। ठीक, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई, इन्होंने 3,500 रुपये से जितने कम की सेल करी है, इसको 5वें महीने में वो सारा नुकसान रिकवर करना पड़ेगा, मीन्स उतने की सेल फालतू करनी पड़ेगी। कैसे, अभी देखिए भाई, पहले महीने में 2,000 की सेल हुई, 3,500 से कितने कम की सेल हुई भाई 1,500 रुपये की कम, तो मैं कह दूँ यहाँ 1,500 रुपये का इसने नुकसान करा। ठीक, दूसरे महीने में 2,500 की सेल हुई, भाई 3,500 रुपये से कितने कम की सेल हुई भाई 1,000 रुपये की, तो इसने 1,000 रुपये कम की सेल करी। भाई तीसरे महीने में 3,500 रुपये से कितने कम की सेल हुई भाई 250 रुपये कम की सेल हुई, हुई ना। ठीक है, लेकिन चौथे महीने में इसने 3,500 रुपये से फालतू की सेल कर दी, कितने फालतू भाई 750 रुपये की। तो जिसने फालतू सेल करी है 5वें महीने में उतनी सेल कम करनी पड़ेगी, और जिन्होंने कम सेल करी है 5वें महीने में उतनी सेल फालतू करनी पड़ेगी। तो भाई अगर इसने 5वें महीने में इसको कितनी फालतू सेल करनी पड़ेगी 3,500 रुपये से, भाई जोड़ लो, प्लस 1,500 प्लस 1,000, और ये जो 750 है ये माइनस करना पड़ेगा, माइनस 750। ये तो आपको करने के लिए मतलब समझाने के लिए बताया है, वरना यहीं से देख लीजिए, बहुत आसान है। 750 माइनस 250 500, ठीक,
और 1500 में से 500 गया 1000, तो -1000 -1000 -2000। इट मीन्स 3500 में उसको 2000 रुपये फालतू की सेल करनी पड़ेगी ताकि औसत 3500 आ सके। 3500 प्लस 2000 बराबर रुपये 5500, मेरा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी और सी एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि ए, बी और सी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है? देखिए भाई बहुत सिंपल है, बी और सी कितने दिन ले रहे भाई? 40 दिन लेते कार्य पूरा करने के लिए। और ए, बी और सी तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 20 दिन में। एलसीएम लो, काम खत्म, पहले ही बताया। 20 और 40 का एलसीएम 40, जो एलसीएम होता है वो होता है मेरा वर्क, और ये 40 और 20 दिन है मेरा टाइम। तो वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। समय कार्य बराबर होता है समय गुणा में कार्यक्षमता। तो 40 दिन में 40 यूनिट वर्क कर रहे हैं बी और सी, तो एक दिन में कितनी यूनिट वर्क करेंगे भाई? 1 यूनिट। ये क्या हो गई? एफिशिएंसी आ गई, कार्यक्षमता आ गई। ए, बी और सी 20 दिन में 40 यूनिट वर्क कर रहे हैं, तो एक दिन में करेंगे 2 यूनिट वर्क। तो देखो बी और सी की एफिशिएंसी 1, ए, बी और सी की एफिशिएंसी 2। इट मीन्स ये जो फालतू एक एफिशिएंसी है 1 यूनिट, ये किसकी है भाई? ये ए की एफिशिएंसी हुई ना। ठीक है भाई, तो टाइम पूछ रहा है ए का, ए कितना समय लेगा? तो टाइम इज इक्वल टू वर्क, टोटल वर्क कितना 40 बट्टे में एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी है 1, कितना 40 डेज। मेरा आंसर ऑप्शन डी। और इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपके कोई सुझाव है वीडियो या वीडियो क्वालिटी या गुणवत्ता को लेकर या आवाज़ को लेकर, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें, और आपके सभी सुझावों पर गंभीरता से गौर किया जाएगा, और साथ ही साथ भविष्य में उनमें सुधार किया जाएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर कमेंट करें क्वेश्चन के साथ साथ। और हाँ, ये क्वेश्चन वीडियो सिर्फ देखना ही नहीं है, साथ ही साथ में क्वेश्चन देखते हुए वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक, और अगर सॉल्व नहीं होता है तो उसको सीखने की कोशिश करनी है, पल्ला नहीं झाड़ना है और पीछा नहीं छोड़ाना है वीडियो से या किसी भी क्वेश्चन से। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। जय राम जी की। धन्यवाद।